नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बिग डिबेट। बिग डिबेट में आज हम उस मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं जो पिछले कई दिनों से चर्चा में था और आज वो कार्यक्रम हुआ तो सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर में पहुंची और ग्वालियर में जनाक्रोश रैली को संबोधित किया, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है कि सिंधिया का गढ़, जो सिंधिया कभी प्रियंका गांधी की सबसे ऊपर की गुड बुक में हुआ करते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके गढ़ में प्रियंका का पहुंचना और जनसभा को संबोधित करना ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा हो गया कि गांधी परिवार से पहली बार कोई ग्वालियर स्थित रानी झांसी के समाधि पर पहुंचा, पुष्पांजलि अर्पित की। इस सब का क्या इश्यू बनेगा, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ होगा, हम पूरा एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका कितना असर आने वाले चुनाव में पड़ पाएगा। लेकिन उसके पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में जन आक्रोश महारैली के जरिए चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। ग्वालियर के मेला ग्राउंड पर जनसभा में प्रियंका ने ब्रज भाषा में संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा, सब भैया बहनन आपको हमारी राम राम। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए 6 गारंटी भी दी हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरा। प्रियंका ने महाकाल लोक का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ की सरकार ने भ्रष्टाचार में भगवान को भी नहीं छोड़ा। सब भैया बहनन आपको हमारी राम राम। मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूँ क्या है, महंगाई का मुद्दा है। प्रियंका ने कहा, मैं अपने भाषण में 10 मिनट पीएम की आलोचना कर सकती हूँ, मैं 10 मिनट शिवराज जी की आलोचना कर सकती हूँ, मैं 10 मिनट सिंधिया पर बोल सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपकी समस्याओं की बात करने आई हूँ। बीच मुझे उचित नहीं लगता कि यहाँ आकर मैं फिजूल की बातें करूँ, मैं दूसरों की बार बार आलोचना करती रहूँ। मुझे ये उचित लगता है कि हर चुनाव में, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर मोहल्ले में जब कोई नेता जाता है तो उसे जनता के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कहा जा रहा था वो मंच से उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरेंगी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया है। लेकिन प्रियंका गांधी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने भाषण में केवल एक बार सिंधिया का नाम बोला, बाकी समय पीएम नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधती रही। बहरहाल देखना है कि 2023 में प्रियंका गांधी की सभा से कांग्रेस को कितना बूस्टअप मिल पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। निश्चित रूप से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में उम्मीद के मुताबिक सिंधिया के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। ये सियासत की अपनी कदरदानी है, लेकिन रानी झांसी की समाधि पर जाकर उन्होंने वो संकेत दे दिया कि अगर राजनीति में इतिहास को घसीटना सिंधिया जानते हैं तो प्रियंका गांधी और कांग्रेस भी राजनीति में इतिहास को घसीटना बहुत बेहतर ढंग से जानती हैं। पहली बार गांधी परिवार का कोई व्यक्ति रानी झांसी की समाधि पर न सिर्फ पहुंचा बल्कि पुष्पांजलि अर्पित की। इससे साफ संकेत है कि सिंधिया अगर लिमिट से बाहर जाते हैं सियासत में तो आने वाले दिनों में कांग्रेस उनके खिलाफ मोर्चा खोलने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ अनिल बुलचंदानी जो भाजपा के प्रवक्ता वो जुड़ेंगे और राम पांडे कांग्रेस के बड़े तेज तर्रार प्रवक्ताओं में शामिल राम पांडे जी हमारे साथ हैं, और मध्य प्रदेश की सियासत पर पैनी कलम चलाने वाले अवधेश भार्गव जी हमारे साथ हैं। राम पांडे जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल मेरे मन में आ रहा था कि बहुत उम्मीद थी लोगों को कि सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी, पर प्रियंका जी ने सिंधिया के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं बोला। इसका क्या मंतव्य लगाया जाए? जी, वैसे ही देखिए, ग्वालियर में सिंधिया जी की जो इमेज थी जी वो खत्म हो चुकी है। वही जो उनका सेल्फी लेता था, जो उनका ड्राइवर था सिंधिया जी, उसी से हार चुके हैं जी। ग्वालियर में कभी चुनाव लड़े नहीं, कभी जीते नहीं। विधानसभा चुनाव होता है तो विधानसभा चुनाव में वो अपना बूथ हार जाते हैं। अब तो कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, प्रभात झा भी हैं, जयवान सिंह पवैया भी हैं, अनूप मिश्रा भी है, ऐसे 25 नेता हैं। तो वहाँ भीड़ में सिंधिया जी का अता पता नहीं है। आप तो समझ लीजिए सिंधिया जी का ग्वालियर में ये हाल हो गया है
कि एक पार्षद की जो इमेज है वो उनसे ज्यादा है। और जहां तक गांधी परिवार की है और विशेषकर प्रियंका गांधी जी की है, तो वो हमेशा शालीनता और सज्जनता में रहती हैं, तो उन्होंने उचित नहीं समझा, क्योंकि ग्वालियर की जनता, चंबल की जनता जब उनको गद्दार कह रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता सिंधिया को मूर्ख, विभीषण, नामर्द, जयचंद, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सिंधिया को कह रहे हैं। जब सिंधिया बीजेपी में चले गए उसके बाद, अभी कुछ दिन पहले ही शिवपुरी के सांसद ने सिंधिया को मूर्ख कहा, तो सिंधिया का अपमान करने के लिए बीजेपी वाले पर्याप्त हैं और गांधी परिवार को और कांग्रेस को सिंधिया के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का सम्मान पूरा देश करता है और रानी लक्ष्मीबाई पर जब हम पुष्प अर्पित करते हैं तो ये मैसेज अपने आप चला जाता है, वो सिंधिया की गद्दारी याद आ जाती है। गद्दारी एक बार माफ की जा सकती है, 1857 की गद्दारी आपकी बहुत बड़ी थी। उसके बाद सिंधिया परिवार ने 1967 में, 1967 में फिर गद्दारी की, उसके बाद 2020 में गद्दारी की। तो ऐसा लगता है कि गद्दारी सिंधिया परिवार के खून में है और बार बार गद्दारी करना उनका शगल बन चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जब डिबेट खत्म हो तब आप इनसे पूछना तो ये भी कहेंगे कि हाँ, सिंधिया गद्दार है और सिंधिया ने गलत किया है। और जहां तक प्रियंका जी की बात है, तो उन्होंने सिंधिया पर बात नहीं की, उन्होंने मूल मुद्दों पर बात की। उन्होंने महंगाई पर की, बेरोजगारी पर की, अपराध पर की, भ्रष्टाचार पर की, महाकाल लोग अवधेश भार्गव जी से के कारण। राम भाई, अवधेश भार्गव जी की कलम ज्यादा बेहतर बता पाएगी। अवधेश भाई, बड़ा इशू, बड़ा मुद्दा महत्वपूर्ण है कि बड़ी उम्मीद थी कि सिंधिया जी के खिलाफ प्रियंका जी बोलेंगे, पर जैसा राम पांडे बना रहे थे कि क्योंकि सिंधिया तो ऑलरेडी उनकी औकात जो है, उनकी हैसियत जो है बहुत कम रह गई है और बिल्कुल पार्षद जैसी हुई, इसलिए प्रियंका जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो रानी झांसी की समाधि पर गई। आपसे मैं समझना चाहूँगा कि क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस में अभी भी छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर सिंधिया के प्रति है कि कहीं कल को घर वापसी ना हो जाए? शायद इसीलिए कांग्रेस ने हमला करने से थोड़ी सी कोताही बरती, लेकिन रानी झांसी की समाधि जहाँ पर संकेत दे दिया कि मुकाबला कड़ा हो सकता है। अवधेश भाई देखिए, जहाँ तक ये जो आजकल ये जो रैलियाँ, आक्रोश रैली और जन यात्रा और दुनिया भर का चल रहा है, भीड़ इकट्ठा करना अलग बात है और उस भीड़ को बैलेट बॉक्स में ले जाना अलग बात है। बिल्कुल, आपको याद होगा ये वही ग्वालियर है जहां से अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव लड़े थे और उनकी स्वभाव में अकूत भीड़ जुटती थी। लेकिन क्या नतीजा हुआ? आखिर में वो हार गए, जबकि राजमाता उनके समर्थन में थी। हाँ, स्वाभाविक। जहां तक सिंधिया खानदान का सवाल है ग्वालियर में, ठीक है, अब सिंधिया जी पर मत करिए हमले, लेकिन उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत है, क्योंकि जब राजाशाही थी तब से वहां की जो ओरिजिनल जनता है वो महल का सम्मान करती है, वो महल की इज्जत करती है और महल की इज्जत के कारण ही वो वोट जाता है जी। तो कुल मिलाकर के आप कांग्रेस की जन आक्रोश रैली जो निकल रही है, आप पीएम पर हमला करें, सीएम पर हमला करें, लेकिन इसके साथ आप रोड मैप भी तो बताइए कि आप क्या करेंगे या आप क्या करना चाहते थे जो नहीं हो पाया है जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सिर्फ आलोचना करेंगे जी। आप कुछ उसका प्रोग्राम भी बताइए, जनता को लगे कि हाँ ये अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वो चीज नहीं हो रही है, सिर्फ एक दूसरे पर छींटाकसी हो रही है, एक दूसरे पर तानाकसी हो रही है और जनता को बरगलाया जा रहा है। राम भाई, बड़ा बेहतरीन सवाल अवधेश भाई ने उठाया है कि प्रियंका जी ने भी कहा कि मैं आलोचना करने नहीं आई हूं, लेकिन उनके पूरे भाषण में कंस्ट्रक्टिव ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। आलोचना उन्होंने सिंधिया को भले छोड़ दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी की, शिवराज सिंह चौहान की, पटवारी भर्ती घोटाला, महाकाल घोटाला सब तो दे डाला। एक कंस्ट्रक्टिव सोच जो आना चाहिए, ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया को अगर अलग करना है, उनकी छवि से अलग होना है, तो कांग्रेस का रोड मैप क्या होगा जी? देखिए, मुझे लगता है सिंधिया जी के बारे में चर्चा करना समय खराब है। यदि सिंधिया जी ग्वालियर के नेता होते तो ग्वालियर से चुनाव लड़ते। सिंधिया जी ग्वालियर से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, शिवपुरी गुना भागते हैं और वहां मेरे साथ उनका शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा, उन्होंने जो बहुत बड़ा मैसेज जो दिया है प्रियंका गांधी, वो दिया है कि आगे ये भाजपा सरकार में असमानता बहुत बढ़ गई है जी। बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो कि बीजेपी के दोस्त हैं, वो 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं
और एक गरीब आदमी है, उसकी जो एवरेज आमदनी है वो 27 रुपए मात्र प्रतिदिन है। तो एक आदमी हमारे देश में 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, अदानी नाम का, और वही एक हमारा जो गरीब वर्ग जो पैदा कर दिया है, जिसमें 80 करोड़ लोग आते हैं जिनको राशन दिया जाता है, वो 27 रुपए प्रतिदिन उसकी कमाई है। तो ये जो असमानता का गैप है, जो गरीबी और अमीरी का जो गैप है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ रहा है। और अभी ये पत्रकार महोदय ने जो कहा, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, इनको शायद ज्ञान नहीं है, 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था, वो अब 1100-1200 रुपए पहुंच चुका है। टमाटर के भाव कांग्रेस के जमाने में 200 रुपए नहीं पहुंचे थे, अदरक के भाव 200 रुपए नहीं पहुंचे थे, पटवारी घोटाला नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब राम पांडे जी महंगाई राम भाई कम होगी, रोजगार मिलेगा। राम भाई मुद्दा वो नहीं था, मुद्दा आप गलत, आप कांग्रेस आएगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। सीधी बात है, जनता इस बात को समझ रही है, जनता में लहर चल रही है, आंधी चल रही है कांग्रेस के प्रति। जनता बीजेपी मुक्त मध्य प्रदेश करना चाहती है। बिल्कुल करिए, सब आपके साथ है। मेरा सवाल अवधेश भाई को, मेरा सवाल जो था अवधेश भाई का भी सवाल वही था, आप गलत ट्रैक पे चले गए। मूल मुद्दा था कि प्रियंका जी ने खुद कहा कि मैं आलोचना करने नहीं आई, मैं चाहूं तो 10 मिनट ये कर सकती हूं, पर उनके पूरे भाषण में जो बात आप भी कह रहे हैं वही बात तो आ गई जो मना किया आपने। वो बात कहाँ आई कि आगरा बॉम्बे रोड पर या बानमोर इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत क्या हो गई है, मालनपुर की हालत क्या हो गई है, उसका क्या करेंगे आप लोग? इस पर कोई बात नहीं की। नैरो गेज ट्रेन आप पूरी खत्म हो गई, वहां पर श्योपर इलाका पूरा बंद पड़ा हुआ, डेवलपमेंट बंद पड़ा हुआ, पालपुर कुनों में चीतों की मौत हो रही है, उस पर कहीं भी आपका फोकस पूरे भाषण में, वही अवधेश भाई कह रहे हैं, वो तो सबको पता है कि 400 में सिलेंडर आप देते थे, उसके पहले 200 में देते थे, अब 1100 का हो गया, पेट्रोल आपके सामने में 50 रुपए था, अब जाके 100 रुपए हो गया, वो सारी बातें सबको पता है। पर ये मुद्दे तो सर वो सबको पता है। अवधेश भाई जो और हम जानना चाहते हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ। प्रियंका जी ने कहा ना, भ्रष्टाचार चरम पर है, ईश्वर को नहीं छोड़ रहे। तो जो आपने जो भ्रष्टाचार गिनाए, ये तो बहुत छोटे हैं। सर चंबल में गए, चंबल की बात कहाँ की? ग्वालियर, अरे राम भाई ग्वालियर चंबल की कौन सी बात की जी? ग्वालियर चंबल के डेवलपमेंट को लेकर कोई बात हुई क्या? जिसके आप मुद्दा जो कह रही थी प्रियंका जी कि आलोचना करने नहीं आई। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनेगा तो ग्वालियर का डेवलपमेंट नहीं होगा क्या? जब अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनेगा तो ग्वालियर चंबल में अपराध नहीं रुकेंगे क्या? जब लोगों को रोजगार मिलेगा, उन्होंने कहा था, उन्होंने सबसे बड़ी बात कही थी ग्वालियर चंबल के बारे में कि ग्वालियर चंबल के लोग मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सेना में जाते हैं, सेना में भर्ती के लिए ग्वालियर चंबल के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं। और ये बीजेपी की सरकार ने सेना में नौकरी 4 साल की कर दी, जो कांग्रेस के सरकार में 40 साल की थी। हम 40 साल की सरकारी नौकरी देते थे, उसके बाद पेंशन देते थे। इन्होंने 4 साल की सेना की अस्थायी नौकरी कर दी, पेंशन बंद कर दी। तो ये ग्वालियर चंबल के लोगों की बात नहीं है। सबसे ज्यादा ग्वालियर के चंबल के लोग सेना में जाते हैं। अनिल बुलचंदानी जी मेरे साथ, देश की सेवा करने वालों के साथ बीजेपी ने कुठाराघात किया है। अनिल बुलचंदानी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अनिल भाई, मुद्दा चर्चा वो कर रहे थे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे। प्रियंका गांधी का आज का जो रहा, उन्होंने आपकी आलोचना जमकर की, सिंधिया पर थोड़ा कम किया, लेकिन वो जो मुद्दा उठा था कि एक रोड मैप नहीं दिखाई पड़ा। पर ये राम पांडे जी जो कह रहे हैं कि आपने ग्वालियर चंबल के तमाम लोग जो सेना में जाते उसको कम कर दिया, वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सिंधिया की कोई बखत ही नहीं बची, आपने उनको जबरदस्ती ले लिया है। इन सारे मुद्दों के बीच आने वाले चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ेगी। अनिल बुलचंदानी जी, कांग्रेस थोड़ी तय करेगी कि हमें मुंह की खानी पड़ेगी कि क्या करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कांग्रेस ने सैनिकों की क्या स्थिति कर रखी थी जी। सेना को अस्त्र शस्त्र नहीं देते थे, ये उनको ब्लड प्रूफ जैकेट के लिए आवेदन कराते रहे। और इनके श्रीमान राहुल गांधी जी अपनी ऐश-अयाशी में चाइना के साथ दलाली खा रहे थे। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के चेहरे को और चरित्र को बहुत अच्छे से जानती है। और प्रियंका जी पूरे मध्य प्रदेश में घूमिए, आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की अच्छी अच्छी सड़कों का आनंद लीजिए, क्योंकि आपने दिग्विजय सिंह के समय में जिन सड़कों को देखा था, जिसमें कई बार आपको कमर की तकलीफ हो जाती थी, अब प्रियंका जी आए, राहुल जी आए, सोनिया जी आए, मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश को देखिए। जिन किसानों को इन्होंने धोखा दिया, कर्ज माफ करेंगे, वो किसान हिसाब किताब बराबर करने का इंतजार कर रहे हैं। जी। अब इनने युवाओं को बरगलाना चालू किया है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को नहीं परगला सकती,
ये कहीं पर भी जाए, किसी स्तर पर भी जाए, भारत का मतदाता जानता है, मध्य प्रदेश का मतदाता जानता है, विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी है। अंदर भाई एक टिप्पणी अवधेश भाई, जैसा कि वो कह रहे थे बार बार बीजेपी वाले उसी मुद्दे पे चले जाते हैं और शायद वहां कांग्रेस को थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है जब वो दिग्विजय सिंह शासनकाल की सड़कों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, थोड़ा अनकंफर्ट कांग्रेस फील करती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगा कि क्या उस मुद्दे पर 18 साल हो गए बीजेपी को शासन में, अगर उसी मुद्दे को ये लोग उठा के बैठे रहेंगे तो क्या इसका मध्य प्रदेश की डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव 5 साल के बाद हो रहा है जी, और बीजेपी के लिए 18 साल के बाद हो रहा है, ये मान के चलिए, क्योंकि 18 साल बीजेपी की सरकार ने काम किया है, तो उनके काम क्रियाकलापों की समीक्षा जनता करेगी और उसमें अपना मत देगी। कांग्रेस का अगला कार्यक्रम क्या है, अगर कांग्रेस सही तरीके से उसको विस्तार से जनता के दिमाग में जमा पाएगी तो कांग्रेस को उससे लाभ होगा। आज कोई भी पार्टी, कांग्रेस को चाहिए, कांग्रेस क्यों नहीं उठाती गैस का मुद्दा, रसोई गैस का मुद्दा आप उठाइए ना। आप प्रधानमंत्री के ऊपर हमले करते हैं आपके नेता, आप उनसे कहिए कि ये सब्सिडी आपने क्यों बंद की, जब आपने पहले अपील की थी कि मैं अपील करता हूं कि लोग सब्सिडी छोड़ें जो सक्षम है, तो उन लोगों ने छोड़ दी। फिर बाकी लोग की आपने बिना बताए, यानी बिना अपराध के, बिना जुर्म सुनाए आपने सजा दे दी। आपने बुजुर्गों का रेलवे पास क्यों बंद किया, आप पीएम से पूछिए, आप नहीं पूछ सकते। आपने, बीजेपी ने वायदा किया था कि हम इतने बेरोजगारों को रोजगार देंगे, आज कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है? आप लाडली बहना स्कीम लाए, आप इसमें पूछिए मध्यम वर्ग का क्या कसूर है, जो न तो उच्च वर्ग में आता है न निम्न में आता है, उसकी मजबूरी है कि वो मध्यम में है, उनको क्या लाभ हो रहा है, उनके ऊपर आप और टैक्स लाद रहे हैं। आप देखें, नगरों में देखें, शहरों में देखें, पानी का टैक्स बढ़ता जा रहा है, रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, आज सब्जियों के भाव आसमान में है, मध्यम वर्ग सब्जी नहीं खा सकता है। आप ये मुद्दे उठाइए ना जिससे आम जनता जुड़ी है। सबसे बड़ा परेशान इस समय मध्यम वर्ग है। अगर मध्यम वर्ग की परेशानी जो पार्टी सुनेगी, आप सब निःशुल्क बांट दीजिए, सब फ्री बांट दीजिए, कोई लाभ नहीं होने वाला जब तक कि आप मध्यम वर्ग की समस्याओं को नहीं सुलझाएंगे। राम पांडे जी, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा अवधेश भाई उठा रहे हैं कि कह रहे हैं कि आप कम से कम उन मुद्दों को लेकर, आप सब छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री की आलोचना, पर उन मुद्दों को जो जनता से जुड़े हैं कि भैया सब्सिडी आपने क्यों बंद कर दी, आपने बुजुर्गों का पास क्यों बंद कर दिया, ये सारे मुद्दे आप लेकर क्यों नहीं मैदान में आते हैं? जी, अवधेश जी के साथ समस्या है, इन्होंने प्रियंका जी का भाषण बिना सुने ही आ गए। प्रियंका जी ने सबसे ज्यादा मुखरता से यदि कोई बात उठाई थी तो वो मध्यम वर्गीय की उठाई थी। उन्होंने कहा था कि मध्यम वर्गीय के घर में, उन्होंने मणिपुर पे ज्यादा समय दिया भैया, बारिश में यदि छत चू जाती है, छत में से पानी आता है, तो उसके पास सीमेंट नहीं है कि उस छत के पानी को बंद कर सके। मध्यम वर्गीय इतना परेशान है कि वो स्कूल की फीस जमा करने में असमर्थ है। मध्यम वर्गीय महंगाई से इतना परेशान है कि वो पेट्रोल डीजल खरीदने में असमर्थ है। मध्यम वर्गीय इतना परेशान है कि घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराने में असमर्थ है। मध्यम वर्गीय इतना परेशान है कि अपने बच्चों की शिक्षा, उचित शिक्षा कराने में असमर्थ है। उन्होंने सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय की बात उठाई, उन्होंने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। अरे भाई, आज ही भोपाल में एक बच्ची पर तो गोली मार दी गई, उसके पहले ग्वालियर में गोली मार दी गई, और बकवास करते हैं ये फालतू इधर उधर की। मणिपुर में इनको नहीं दिख रहा है, प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इंसानों के ऊपर शालीनता के साथ सारे मुद्दों को उठाया, अनिल फूलचंदानी जी, जिस तरह से आज प्रियंका जी का दौरा होगा, बताएंगे प्रियंका, अनिल भाई, मेरा सवाल ये है कि आज जिस तरह से प्रियंका जी का दौरा बड़ा शानदार रहा और कांग्रेस बड़े दावे कर रही, बड़ा सक्सेसफुल रहा, आपको लगता है कि आपको अब ग्वालियर में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ग्वालियर चंबा अंचल में अगले चुनाव में? पूरी की पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्रत्येक कोने में जोर से लगी थी कि पैसे बांटो, किसी भी प्रकार से भीड़ इकट्ठी करो, मैडम नाराज ना हो जाएं, क्योंकि बेटे राहुल गांधी को तो सोनिया गांधी ने देख लिया कि मध्य प्रदेश में झूठा वादा करके गए थे, 100 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल दूंगा। तो मध्य प्रदेश के लोगों को वो चेहरा न याद आ जाए, कहीं आक्रोश ना आ जाए, तो उन्होंने बेटी को आगे कर दिया। बेटी अब तुम जाओ मध्य प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाओ। जिस प्रकार से 47 से लेकर कांग्रेस की परंपरा रही, अंग्रेजों के पद चिन्हों पे चलने वाले, फूट डाल और राज करो वाले, आंध्र प्रदेश को बेवकूफ बनाने के लिए प्रियंका जी आई। प्रियंका जी छत्तीसगढ़ की बात नहीं करती हैं। वहां कितने बलात्कार होते हैं, वहां अत्याचार कितने होते हैं,
छत्तीसगढ़ में कितने अत्याचार होते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर कितना भ्रष्टाचार होता है, ये कांग्रेसी कालनेमी बन चुके हैं। ये चेहरे मुखोटे बदल बदल के दुनिया को छलने के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश की जनता को नहीं छल सकते। 18 साल से एक ऐसा मुख्यमंत्री जो लो प्रोफाइल मुख्यमंत्री है, कमलनाथ जी, किसी जनता के बीच में जाएंगे? चलकर अपने केवल बंगले से बैठकर सरकार चलाने से सरकारें नहीं चलती। शिवराज जी जनता के बीच में जाते, किसानों के बीच में जाते, बहन बेटियों के बीच में जाते हैं, और जिस अपराधी ने, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, कठोर से मैं एक मिनट में राम पांडे से एक टिप्पणी लेकर फिर अवधेश भाई के पास आखिरी में आऊंगा। राम भाई, बड़ा एक बार ये जनता में मुद्दा उठता है कि आप लोग जब बात करते सिर्फ मध्य प्रदेश की करते, राजस्थान की बात नहीं होती, छत्तीसगढ़ की बात नहीं होती, सरकारें सब जगह यही चल रही हैं। देखिए, ये फर्जी पार्टी है, फर्जी इनकी बातें हैं जी। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है, फर्जी कांग्रेस ही है। जी 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 राम पांडे जी थोड़ा मुंह बंद कर लो। एक कालनेमी के रूप में कांग्रेस ने दुनिया अनिल भाई अनिल जी एक मिनट, राम पांडे अनिल भाई लौटूंगा आपके पास, अनिल भाई लौटूंगा आपके पास, अनिल भाई अनिल जी लौटूंगा मैं, अनिल बाबू लौटूंगा मैं आपके पास, मूलचंदानी जी लौटूंगा मैं। गांधी जी ने गरीबी खत्म। अरे अनिल भाई एक मिनट, राम पांडे जी का वक्तव्य पूरा होने दीजिए प्लीज राम पांडे जी। हाँ राम भाई आप कह रहे थे। हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, अनिल भाई 2 मिनट राम पांडे जी को बोले दीजिए। अनिल जी इंसान भी लग रहा है मुझे तो ये। हाँ अनिल राम पांडे खराब कर रहा है, आगे से इसको बुलाना नहीं, ये फालतू आधा घंटा आपका खराब कर देता है। नहीं इस भाषा बात मत करिए राम पांडे जी इस भाषा बात मत करिए प्लीज। चेहरा दिखाता है तो वही तो कह रहा हूँ, आपके चैनल की तो राम पांडे जी है, सम्मान से नाम लेते हैं, ये आपके चैनल की इमेज खराब कर रहा है। मेरी बात सुनिए जी, आप सुनाइए। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान तभी लेता है जब घटना बहुत भयावह हो जाती है। मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, गृह मंत्री कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार को और मणिपुर सरकार को कि आप कुछ नहीं करते हो तो हमें कुछ करना पड़ेगा। चलिए आप मणिपुर के मुद्दे को, वही तो मुद्दा उठ रहा है, और अन्य प्रदेशों के बारे में नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट राम भाई लौटूंगा मैं, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूँ मैं। आखिरी मेरे पास समय वक्त की सर कमी में आखिरी टिप्पणी में अवधेश जी के ले रहा हूँ। दोनों मेहमानों को मैं रोकना चाहूंगा प्लीज। अनिल भाई राम पांडे जी, मैं आखिरी टिप्पणी अवधेश भाई की, आखिरी टिप्पणी में प्लीज मुझे खत्म करना पड़ेगा। कारण दिख रही है ये कांग्रेसियों की बौखलाहट दिखती है कि मध्य प्रदेश के अंदर तुम्हारी करारी हार होने वाली है। मध्य प्रदेश की जनता तुम्हें नकार चुकी है। कमलनाथ जी का और आखिरी टिप्पणी दोनों मेहमानों को आखिरी टिप्पणी के लिए मैं अवधेश भार्गव जी की, अवधेश भाई एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूंगा कि इस तरह के जो दौरे हो रहे हैं प्रियंका गांधी के आरोप प्रत्यारोप, मणिपुर का मुद्दा अगर हावी होगा तो मत्स्य के मुद्दे कहाँ रह जाएंगे? अवधेश भाई देखिए, आप अपने कार्यकाल का बखान तो करिए, लेकिन आप मध्यम वर्ग के लिए और आम जनता के लिए जो आपको चुनती है, कुर्सी पर बैठाती है, उनके लिए आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं वो आपको बतानी पड़ेगी। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मेरे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है। अवधेश भाई की आखिरी टिप्पणी में बिल्कुल सहमत हूं कि दोनों पार्टियों को बताना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में वो सरकार के लिए क्या करेंगे। मैं प्रोग्राम पर सब खत्म कर राम भाई समय हो गया, बुलेटिन क्लोज करने का समय हो गया। मैं तीनों मेहमानों का, अनिल मूलचंदानी आपका, अवधेश भाई आपका, राम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तीनों जोड़े हमारे साथ बातचीत की चर्चा में, आपका सबको थैंक यू। ये प्रोग्राम बस यहीं खत्म हो रहा है, लेकिन आप जाइएगा मत क्योंकि खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।